नमस्कार। स्वागत है मेरे YouTube चैनल स्टडी विद 16 पॉइंट्स पर। उम्मीद करता हूं कि आप लोग एकदम मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे एवं अपने परीक्षा की तैयारी में लगे होंगे। ठीक, एकदम अच्छी तरह से लगे होंगे। और इसके साथ साथ में आप लोगों को बायोलॉजी में जो कि आज लेक्चर 3 है वो आप लोगों को मैं आज कंप्लीट करवाने वाला हूँ, पढ़ाने वाला हूँ। देखिए, आज मैं आप लोगों को पौधों में पोषण यानी न्यूट्रिशन इन प्लांट्स आप लोगों को पढ़ाने वाला हूँ। जिसमें देखिए कितना प्यारा मैंने फिगर को लिया है आप लोगों को समझाने के लिए। देखिए, आप लोग इस वीडियो को अंत तक बने रहिएगा, दोस्तों में शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा। और यह उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को यह वीडियो एकदम 100% अच्छा लगेगी, एकदम अच्छा लगेगी। आप लोगों को बहुत कुछ सीख मिलेगा। देखिए, अब देखिए, स्वपोषी यहाँ पर मैं एक टॉपिक लिया हूँ क्योंकि देखिए जो पौधों में मैं पोषण पढ़ने वाला हूँ उसके पहले एक वर्ड आता है पोषण। जो पोषण है इसको पोषण हम लोग कहते हैं, न्यूट्रिशन कहते हैं इंग्लिश में। ठीक, पोषण। तो पोषण आपको दो प्रकार के होता है, एक होता है स्वपोषण, दूसरा होता है परपोषण। तो स्वपोषण वैसा पोषण जो जीव स्वयं करता है उसे हम स्वपोषण कहते हैं। और वैसे जीव को जो स्वयं पोषण करता है यानी स्वयं भोजन बनाता है वैसे जीव को हम स्वपोषी कहते हैं। तो देखिए वही बात हमने यहाँ लिया है कि वैसा जीव जो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं उसे हम स्वपोषी जीव कहते हैं। ठीक, स्वपोषी जीव कहते हैं और इस विधि को स्वपोषण कहते हैं। जो स्वपोषी होगा उसको मतलब भोजन को प्राप्त करने की विधि क्या कहलाएगा? स्वपोषण कहलाएगा। ठीक, अब देखिए, जब स्वपोषण यहाँ पर है तो एक और यहाँ पर होगा परपोषण। एक स्वपोषण है जो अपने ही हिसाब से बनाता है, अपने हिसाब से भोजन बनाता है और ग्रहण करता है। और एक है आपका परपोषण। पोषण दो प्रकार के, स्वपोषण, परपोषण। तो देखिए यहाँ पर मैं स्वपोषण को पढ़ा दिया कि वैसा जीव जो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं उसे हम स्वपोषी जीव कहते हैं और उस प्रक्रिया को हम लोग स्वपोषण कहते हैं। ठीक, अब हम लोग परपोषण की ओर चलते हैं। ध्यान से समझिएगा, एकदम वीडियो को अंत तक बने रहिएगा, आप लोगों को बहुत कुछ सीख मिलने वाला है। दूसरा आपका है परपोषण। परपोषण, ठीक, देखिए वैसा जीव जो अपना भोजन के लिए दूसरों पर निर्भर रहता है उसे परपोषी जीव कहते हैं। जीव एवं इस विधि को परपोषण कहते हैं। ठीक, इस विधि को परपोषण कहते हैं। देखिए, वैसा जीव जो अपना भोजन के लिए दूसरे जीवों पर निर्भर रहता है और अपना भोजन यानी कि स्वयं नहीं बनाता है, दूसरे जीवों पर निर्भर रहता है, उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम परपोषण कहते हैं। और जो अपने पर निर्भर रहता है उसे हम स्वपोषण कहते हैं। ठीक, स्वपोषण कहते हैं। जो अपने पर निर्भर रहता है उसे स्वपोषण, जो दूसरे पर निर्भर रहता है उसे परपोषण। क्या? उस विधि को कहते हैं। और वैसा जीव यानी कि जो जीव वैसा करता है यानी कि जो भोजन स्वयं बनाता है उस जीव को हम स्वपोषी कहेंगे। और जो भोजन के लिए दूसरों पर निर्भर रहता है उस जीव को हम लोग परपोषी कहेंगे। और जो इस विधि को यानी कि जो विधि द्वारा वह भोजन स्वयं बनाता है उसे हम स्वपोषण कहेंगे। और जिस विधि द्वारा वह भोजन दूसरों से ग्रहण करता है उसे हम क्या कहेंगे? परपोषण कहेंगे। ठीक, उम्मीद करता हूँ कि आप लोग को यहाँ तक बहुत अच्छी तरह से समझ में आ गई होगी। अब मैं थोड़ा सा आगे चलता हूँ। देखिए यहाँ पर परपोषण आपको दिख रहा है, परपोषण का भी भाग है। क्या है? परपोषण का भी भाग है। परपोषण भी 3 प्रकार के होते हैं। पहला आपका होता है
पहला होता है आपका मृत जीवी पोषण। मृत जीवी, ध्यान से समझिएगा, एकदम आप लोगों को डिटेल में बेसिक से बता रहा हूँ, ठीक। मृत जीवी पोषण, इसी को हम लोग मृत जीवी या मृतोपजीवी भी कहते हैं, मृतोपजीवी पोषण। दूसरा है आपका परजीवी पोषण। परजीवी पोषण, देखिए यहाँ पर ध्यान दीजिएगा कि पर पोषण है, यह क्या है, परजीवी पोषण है, ठीक। यह क्या है, परजीवी पोषण है। अब तीसरा आपका हो गया प्राणी संपोषण। प्राणी संपोषण या प्राणी संभोजन, या छोड़ दीजिए, यहाँ आप प्राणी संपोषण या प्राणी संभोजन उसको कहते हैं। देखिए पर पोषण भी 3 प्रकार के होते हैं। पर पोषण भी कितने प्रकार के होते हैं, 3 प्रकार के होते हैं। मृत जीवी पोषण या मृतोपजीवी पोषण, परजीवी पोषण और प्राणी संपोषण, ठीक। प्राणी संपोषण, अब देखिए यहाँ पर आप लोगों को पर पोषण, देखिए इसको मैं डिटेल से आप लोगों को बता दे रहा हूँ ताकि आप लोगों को कहीं दिक्कत ना हो, और इस वीडियो को एकदम अंत तक बने रहिएगा, क्योंकि आप लोग इस वीडियो में बहुत कुछ सीखने वाले हैं, ठीक, बहुत कुछ सीखने वाले हैं। देखिए अब मृत जीवी पोषण किसे कहते हैं, आखिर मृत जीवी पोषण है क्या, तो देखिए वैसा पोषण, इसको थोड़ा सा और डिटेल से बता दे रहा हूँ। वैसा जीव जो सड़े गले या मृत पदार्थों पर या मृत जीवों पर निर्भर रहता है और उससे भोजन ग्रहण करता है, ठीक। वैसा जीव जो सड़े गले पदार्थों या मृत जीवों के शरीर पर रहकर और उससे भोजन ग्रहण करता है, उस जीव को हम लोग क्या कहते हैं, उस जीव को हम लोग क्या कहते हैं, मृत जीवी कहते हैं, मृत जीवी कहते हैं, ठीक। उस जीव को हम लोग क्या कहते हैं, मृत जीवी या मृतोपजीवी उस जीव को कहते हैं। और इस विधि को हम लोग मृतोपजीवी पोषण कहते हैं। जिस तरह स्वपोषी है उस विधि को हम लोग स्वपोषण कहते हैं, और परपोषी जो विधि से होता है परपोषण, उसे हम परपोषण कहते हैं। जो परपोषी अपना भोजन के लिए दूसरे पर निर्भर रहता है, उस जीव को हम परपोषी जीव कहते हैं, हम इस विधि को परपोषण कहते हैं। उसी प्रकार मृत जीव जो मृत जानवरों एवं सड़े गले पदार्थों पर निर्भर रहता है, मृत जानवरों या जीवों एवं सड़े गले पदार्थों पर निर्भर रहता है, उसे हम क्या कहेंगे, मृत जीवी या मृतोपजीवी कहेंगे। और इस विधि को यानी कि इस प्रक्रिया को, इस विधि को हम लोग मृतोपजीवी पोषण या मृत जीवी पोषण कहेंगे, ठीक। उम्मीद करता हूँ कि आप लोग को यह बहुत अच्छी तरह से समझ में आ गई होगी। अब देखिए, अब परजीवी की बात आती है। देखिए वैसा जीव, परजीवी की ध्यान से सुनिएगा, इसको दिमाग में आप लोग बैठा लीजिए। वैसा जीव, परजीवी में ये तो मैं बता दिया, अब परजीवी में चलिए। वैसा जीव जो अपना भोजन के लिए दूसरे जीवों पर ही निर्भर रहता है, इस दोनों में बहुत अंतर है। देखिए आप लोग इसको यह नहीं समझ कर जाइएगा यह पर पोषण है और यह है परजीवी पोषण, आप इसको यह मत समझ जाइएगा, मैं इसको अंतर भी बता दूंगा। देखिए वैसा जीव परपोषी में परजीवी पोषण में वैसा जीव जो अपना भोजन दूसरे जीवों पर रहकर ग्रहण करता है, दूसरे जीवों पर अस्थायी या अस्थायी रूप से रहकर ग्रहण करता है, उसे हम क्या कहेंगे, उसे हम परजीवी कहेंगे। और उस विधि को हम लोग क्या कहेंगे, परजीवी पोषण कहेंगे। अब आप लोग को यहाँ डाउट हो रहा होगा कि पर पोषण और परजीवी में क्या अंतर है। देखिए पर पोषण में जो है जीव इस पर ही निर्भर रहता है, स्वपोषी पर ही निर्भर रहता है। पर पोषण में जीव स्वपोषी पर निर्भर रहता है, ठीक। और जो आपका यहाँ पर परजीवी है, परजीवी पर जीव स्वपोषी एवं परपोषी दोनों पर निर्भर रहता है। तो कैसे, आप लोग किसी पेड़ में, इस प्रकार का पेड़ में धागे नुमा कुछ पीला या हरा टाइप का देखे होंगे,
धरे हुए रहता है, या रबी के फसल में भी कभी कभी वह फसल में मतलब फसल को एकदम लपेटे हुए रहता है, पतला रहता है, पतला पतला एकदम धागे नुमा संरचना उसका होता है, उसे हम अमरबेल कहते हैं। उसे हम क्या कहते हैं? अमरबेल। वह किस पर रहता है? तो वह पेड़ पौधों पर रहता है, ठीक। और जो मानव के शरीर में क्या रहता है? तो मानव के शरीर में परजीवी के रूप में जू रहता है, जू। मानव के शरीर में परजीवी के रूप में आपका जू रहता है, ठीक। तो समझ गए ना? परजीवी पोषण में आपका क्या क्या हो सकता है? जीव पेड़ पर भी आश्रित रहता है, और पेड़ यानी कि पर स्वपोषी पर भी आश्रित रहता है और परपोषी पर भी आश्रित रहता है, ठीक। लेकिन यहाँ पर पोषण में जीव जो है केवल व केवल स्वपोषी पर ही आश्रित रहता है, ठीक। किस पर आश्रित रहता है? स्वपोषी पर ही आश्रित रहता है। तो आप लोग यहाँ तक समझ गए होंगे कि परजीवी पोषण किसे कहते हैं। वैसा जीव जो अपने भोजन के लिए दूसरे जीवों पर अस्थायी या अस्थायी रूप से रहकर भोजन ग्रहण करता है, उसे हम क्या कहते हैं? परजीवी। और इस विधि को हम लोग कहते हैं परजीवी पोषण, ठीक। परजीवी पोषण जैसे यहाँ पर आप लोग लिख सकते हैं एग्जाम्पल में आपका हो सकता है अमरबेल। ये किस पर रहता है? तो यह स्वपोषी पर यानी कि पेड़ पौधों पर रहता है, ठीक। और दूसरा है आपका जू, जो यह परपोषी पर रहता है, ठीक। यह किस पर रहता है? परपोषी पर रहता है। परपोषी के शरीर में मतलब शरीर पर अस्थायी या अस्थायी रूप से रहकर उससे क्या करता है? पोषण प्राप्त करता है, भोजन प्राप्त करता है, ठीक। उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को यह दोनों टॉपिक बहुत यानी कि यह चारों टॉपिक पर पोषण का दो और ये दोनों आप लोगों को बहुत अच्छी तरह से समझ में आ गई होगी, अब देखिए यहाँ पर तीसरा प्राणी संपोषण पर चलते हैं। प्राणी संपोषण आखिर है क्या? वैसा जीव जो अपना भोजन ठोस या तरल रूप दोनों में ग्रहण करते हैं। वैसा जीव जो अपना भोजन ठोस और तरल दोनों रूपों में ग्रहण करते हैं, यानी कि लिक्विड और सॉलिड दोनों रूपों में ग्रहण करते हैं, उसे हम क्या कहते हैं? प्राणी संपोषी जीव। और उस विधि को हम लोग प्राणी संपोषण कहते हैं, ठीक। क्या कहते हैं? प्राणी संपोषण। इसका उदाहरण देखिए, मानव है, हम लोग ही इसका उदाहरण है, क्योंकि हम लोग भोजन को ठोस एवं तरल दोनों रूपों में ग्रहण करते हैं। कैसे? ठोस रूपों में जैसे चावल दाल इस प्रकार के जो भोजन हम लोग करते हैं ग्रहण, यह ठोस रूपों में है। और तरल रूप में यानी जैसे दूध दही, यह क्या है? तरल रूपों में हम लोग भोजन को ग्रहण करते हैं। ठोस रूप में आप लोग समझ गए कि ठोस रूप में भी हम लोग भोजन को ग्रहण करते हैं, और तरल रूप में भी भोजन को हम लोग ग्रहण करते हैं। जिसको हम लोग खाते हैं, ध्यान से समझिए, समझने का मैं तरीका बता रहा हूँ। जिसको हम लोग खाते हैं वह ठोस रूप में ग्रहण हो गया, और जिसको हम लोग पीते हैं जैसे दूध हो गया, दही हो गया, इसको हम लोग क्या करते हैं? पीते हैं, उसे हम लोग तरल रूप में ग्रहण करते हैं। यहाँ तक आप लोग समझ गए कि ठोस रूप में कौन ग्रहण करते हैं, तरल रूप में कौन ग्रहण करते हैं। आप लोग को हम समझने के लिए तरीका बता दिए। तो देखिए प्राणी संपोषण में क्या हो गया? मानव हो गया। और लेक्चर 1 में हम एक पढ़ाए थे अमीबा, और पैरामीशियम। वह भी क्या है? अमीबा, पैरामीशियम आदि। अमीबा और पैरामीशियम भी एक प्रकार के प्राणी संपोषी जीव है, क्योंकि यह भी भोजन ठोस और तरल दोनों रूपों में ग्रहण करता है, ठीक। एकदम आप लोगों को मैं उम्मीद करता हूँ कि समझ में आ गया होगा, एकदम अच्छी तरीका से समझ में आ गया होगा।
यहाँ पर समझ गए। मृत जीवी में आप लोग भी समझ गए। इसका उदाहरण क्या हो सकता है? इस दोनों का तो मैं उदाहरण दे दिया। मृत जीवी का क्या उदाहरण हो सकता है? मृत जीवी का क्या उदाहरण हो सकता है? जीवाणु। जीवाणु आपका मृत जीवी के अंतर्गत ही आता है। किसके अंतर्गत आता है? मृत जीवी के ही अंतर्गत आता है, कवक। देखिए, अब थोड़ा सा मैं एक बार और रिमाइंड करवा देता हूँ। मृत जीवी, यहाँ से देखिए, स्वपोषी वैसा जीव जो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं उसे हम लोग स्वपोषी जीव कहते हैं। और इस विधि को हम लोग स्वपोषण कहते हैं। ठीक, क्या कहते हैं? स्वपोषण कहते हैं। ठीक, अब देखिए, स्वपोषण में क्या, अपने से भोजन जीव बनाता है। और पर पोषण में देखिए, वैसा जीव जो अपना भोजन के लिए दूसरे जीवों पर निर्भर रहता है। दूसरे जीव यहाँ पर कौन हो गया? दूसरा जीव, दूसरों पर। यहाँ पर दूसरे जीव, यहाँ पर स्वपोषी ही हो गया, स्वपोषी। यानी कि जो परपोषी है वह स्वपोषी पर ही निर्भर रहता है। ठीक, स्वपोषी पर ही निर्भर रहता है। कौन? परपोषी। जो भोजन के लिए दूसरे जीवों पर निर्भर रहता है उसे हम लोग क्या कहते हैं? परपोषी जीव कहते हैं। और इस विधि या प्रक्रिया को हम लोग क्या कहते हैं? परपोषण कहते हैं। ठीक, अब देखिए, परपोषण भी तीन प्रकार के होता है। एक होता है मृत जीवी या मृतोपजीवी पोषण। एक होता है मृत जीवी या मृतोपजीवी पोषण। किसमें? पर पोषण में। तो देखिए, मृत जीव हम बता दिए आप लोगों को कि सड़े गले पदार्थ या मृत जीव जंतुओं के शरीर पर कोई जीव रहकर भोजन को ग्रहण करता है, उस जीव को हम लोग कहते हैं मृत जीवी। और उस विधि को हम लोग क्या कहते हैं? मृत जीवी पोषण कहते हैं। मृत जीवी पोषण कौन करता है? जीवाणु, कवक आदि। देखिए, जीवाणु, कवक आदि यह सड़े गले पदार्थों पर रहकर भोजन को ग्रहण करता है, तभी तो उसका अपघटन हो जाता है। किसी सड़े गले पदार्थ को जब पदार्थ पर यह कार्य करता है, जीवाणु या कवक, तो वह दूसरे रूपों में बदल जाता है, यानी कि अपघटित हो जाता है। इसलिए हम इसको क्या कहते हैं? इस जीवाणु और कवक को हम अपघटन करता भी कह सकते हैं, क्योंकि यह दूसरे रूपों में बदल देता है किसी पदार्थ को। ठीक, दूसरे रूपों में बदल देता है। एकदम आप लोगों को बेसिक से बता रहा हूँ, ध्यान से एकदम समझिएगा और वीडियो को अंत तक बने रहिएगा। और दोस्तों में शेयर अवश्य कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और सब्सक्राइब भी कीजिएगा। ठीक, यहाँ पर जान गए कि यह अपघटनकर्ता के जैसा व्यवहार करता है, यानी अपघटनकर्ता का भूमिका निभाता है। अब परजीवी देखिए, वैसा जीव जो अपना भोजन करने के लिए दूसरे जीवों पर प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से आश्रित होकर भोजन ग्रहण करता है, उसे हम क्या कहते हैं? परजीवी। और इस प्रक्रिया को हम लोग क्या कहते हैं? परजीवी पोषण। ठीक, जो परजीवी पोषण है आपको दिख रहा है, यह परजीवी पोषण देखिए, परजीवी स्वपोषी पर भी निर्भर रहता है। परजीवी जो है स्वपोषी पर भी, जैसा कि आपका हो गया अमरबेल, यह क्या है? एक प्रकार का परजीवी है। क्या है? परजीवी है, जिसको हम लोग इंग्लिश में कसकुट्टा कहते हैं, कसकुट्टा। और आप देखिए, मानव के शरीर में भी रहकर एक, जो यहाँ पर मैं जीव का नाम दिया हूँ जू, यह मानव के शरीर पर अस्थायी या अस्थायी रूप से रहकर उससे मतलब भोजन पोषण प्राप्त करता है। ठीक, तो यह क्या है? परजीवी जो दूसरे के शरीर पर अस्थायी या अस्थायी रूप से रहकर पोषण करता है या भोजन प्राप्त करता है, उसे हम परजीवी कहते हैं। और उस विधि को हम लोग क्या कहते हैं? परपोषण कहते हैं। उस विधि को हम लोग क्या कहते हैं? सॉरी, उस विधि को हम लोग परजीवी कहते हैं। आप कीजिएगा, परजीवी कहते हैं। ठीक, अब देखिए आपका यहाँ हो गया प्राणी संपोषण। प्राणी संपोषण, प्राणी संपोषण आपका देखिए, यहाँ तो समझ गए ना, परजीवी यह, यानी कि पर पोषण, यानी जो परजीवी है उस पर ही निर्भर रहता है।
परजीवी पर ही निर्भर रहता है, जो परपोषी पर ही निर्भर रहता है। कौन? परजीवी। जैसा कि आपको एक परपोषी यहाँ पर देखिए, यह अमरबेल जो है यह स्वपोषी पर निर्भर रहता है। यह क्या करता है? स्वपोषी पर निर्भर रहता है। और जू आपको दिख रहा है वह परपोषी पर निर्भर रहता है। इसलिए हम इसको क्या कहते हैं? परजीवी पोषण। यानी कि दूसरे जीवों के शरीर पर, इसको आप लोग एक कॉन्सेप्ट से धरिएगा, एक परिभाषा से इसको पकड़िएगा कि जो दूसरे जीवों पर अस्थायी या अस्थायी रूप से रहकर, दूसरे जीवों के शरीर पर रहकर और भोजन को क्या करता है? ग्रहण करता है, पोषण करता है, उस जीव को हम लोग परजीवी कहते हैं। और उस विधि को परजीवी पोषण कहते हैं। ठीक, क्या कहते हैं? परजीवी पोषण कहते हैं। उदाहरण में कोई पूछेगा तो अमरबेल और जू। अमरबेल किस पर रहता है? पेड़ पौधों पर रहता है। और जू जो है किस पर रहता है? किस पर रहता है? तो जानवरों या मानव के शरीर पर रहता है, जानवरों पर भी रहता है। ठीक, एक प्रकार का जू जानवर पर भी रहता है। देखिए, जानवरों के शरीर पर भी एक प्रकार के जू रहता है। देखिए, अब आगे देखिए, प्राणी संपोषण यहाँ पर आपको दिख रहा होगा। रिमाइंड मैं करवा रहा था तो अंतिम आपका बच गया प्राणी संपोषण। तो वैसा जीव जो अपना भोजन ठोस और तरल दोनों रूपों में ग्रहण करता है। किसके किसके रूप में? ठोस और तरल दोनों रूपों में ग्रहण करता है, उसे हम क्या कहते हैं? प्राणी संपोषण। उस जीव को हम लोग प्राणी संपोषी जीव और उस विधि को प्राणी संपोषण कहते हैं। जैसा कि मानव हो गया, अमीबा हो गया, और आपका जानवर भी हो गया, जिसको मतलब भोजन ठोस और तरल रूप में ग्रहण करता है, वह जीव प्राणी संपोषी जीव। और वह प्रक्रिया जो है, वह विधि है, वह विधि को हम लोग कहते हैं प्राणी संपोषण। ठीक, उम्मीद करता हूँ कि आप लोग को यहाँ तक बहुत अच्छी तरह से समझ में आ गई होगी, बहुत अच्छी तरह से समझ में आ गई होगी। अब देखिए, हम लोग थोड़ा आगे चलते हैं। स्क्रीनशॉट लेना होगा तो ले लीजिएगा, स्क्रीनशॉट लेना होगा तो ले लीजिएगा। अब देखिए, हम आगे चलते हैं। अब हम आगे चलते हैं, यहाँ तक समझ गए ना आप लोग? अब हम लोग मुख्यतः पौधों में पोषण अब हम लोग देखेंगे। देखिए, देखिए जो पौधा आपका क्या है, मैंने बताया था स्वपोषी में सभी हरे पौधे। तो पौधा आपका क्या है? स्वपोषी जीव है, एक प्रकार का स्वपोषी जीव है। पौधा अपना भोजन स्वयं बनाता है। ठीक, स्वयं बनाता है। अब यहाँ से प्रक्रिया इसका चालू हुआ पौधा में पोषण का। देखिए, यहाँ पर मैं एक पॉइंट लिख दे रहा हूँ कि पौधा जो कि क्या है? स्वपोषी है। यह अपना भोजन प्रकाश संश्लेषण के द्वारा, प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया के द्वारा, यहाँ पर प्रक्रिया के द्वारा यह अपना भोजन प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया के द्वारा ग्रहण करता है। या इसको क्या कह सकते हैं? बनाता है। भोजन को किस प्रक्रिया द्वारा बनाता है? तो प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया द्वारा। ये आपका देखिए एकदम वीवीआई पॉइंट है। पौधा अपना भोजन किसके द्वारा प्राप्त करता है? तो प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया द्वारा। किसके द्वारा? तो प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया द्वारा। देखिए,
पौधा में पोषण आपको मैं बता दिया कि पौधा अपना भोजन प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया द्वारा करता है। ये आपको कह दे कि पौधा में पोषण के बारे में 4 लाइन लिखिए, 1 लाइन लिखिए, 2 लाइन लिखिए, तो क्या कहिएगा कि पौधा अपना भोजन, पौधा जो कि एक प्रकार का परजीवी है, परजीवी सॉरी गलती होगी, पौधा एक प्रकार का क्या है, स्वपोषी है, और यह अपना भोजन प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया द्वारा प्राप्त करता है या बनाता है। क्या करता है, प्राप्त करता है या बनाता है। ठीक, उम्मीद करता हूँ कि आप लोग को यहाँ तक समझ में आ गया होगा कि पौधा, देखिए यहाँ पर गलती लिखा रहा था, पौधा जो कि स्वपोषी है, यह अपना भोजन प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया के द्वारा ग्रहण करता है या बनाता है। ठीक, यहाँ तक समझ गए। अब देखिए, अब यहाँ पर एक वर्ड आता है प्रकाश संश्लेषण। आखिर प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया है क्या, तो यहाँ पर पॉइंट लिख देता हूँ मैं और बहुत अच्छी तरह से समझाता हूँ। यहाँ से आप लोगों को एकदम फिगर के थ्रू आप लोगों को यहाँ पर समझाऊंगा और वीडियो को अंत तक बने रहिएगा। आप लोग यहाँ बहुत कुछ सीखने वाले हैं, बहुत कुछ सीखने वाले हैं। प्रकाश संश्लेषण संश्लेषण, ठीक, प्रकाश संश्लेषण, क्या, प्रकाश संश्लेषण, इसको हम लोग क्या कहते हैं इंग्लिश में, फोटो साइंथेसिस, फोटो साइंथेसिस, ठीक। अब देखिए, उपस्थिति में सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में जो पौधा है वह ग्लूकोज बनाता है। क्या बनाता है, ग्लूकोज बनाता है और जल तथा ऑक्सीजन को मुक्त कर देता है। ठीक, अब इसको जरा सा समझिए। देखिए, प्रकाश, यह भी प्रश्न आता है कि प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक कच्चा पदार्थ यानी कच्चा माल को लिखे। कच्चा माल आखिर कौन कौन से है, वह कच्चा पदार्थ कौन कौन से है, तो देखिए प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक कच्चा पदार्थ, पहले आपका हो गया कार्बन डाइऑक्साइड, दूसरा हो गया H2O यानी जल, तीसरा आपका हो गया क्लोरोफिल, जिसको हम लोग कहते हैं पर्णहरित, और चौथा आपका हो गया क्या, सनलाइट, ठीक, जिसको हम लोग कहते हैं सूर्य के प्रकाश, ठीक। मतलब कोई आपसे कह देगा कि प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक कच्चा पदार्थ कौन कौन से है, तो कार्बन डाइऑक्साइड है, जल है, क्लोरोफिल है और सनलाइट यानी कि सूर्य का प्रकाश है। ठीक, देखिए कार्बन डाइऑक्साइड कहाँ से लेगा, वायुमंडल से, ध्यान से देखिए, पौधा वायुमंडल से कार्बन डाइऑक्साइड ग्रहण कर तथा जड़ से किसको ग्रहण कर, जल को ग्रहण कर, और पत्तियों में उपस्थित, किसमें, पत्तियों में क्लोरोफिल तथा सूर्य से निकलने वाले सूर्य की प्रकाश से, यानी कि सूर्य की प्रकाश से क्या, सूर्य के प्रकाश से क्या बना देता है, ग्लूकोज बना देता है और जल तथा ऑक्सीजन को क्या कर देता है, मुक्त कर देता है। ठीक, क्या क्या करता है, देखिए फिर से समझिएगा, यह एकदम महत्वपूर्ण टॉपिक है प्रकाश संश्लेषण, फोटोसिंथेसिस। देखिए पेड़ यानी पौधा वायुमंडल से कार्बन डाइऑक्साइड को ग्रहण करता है तथा जड़ से जल को ग्रहण करता है एवं
पत्तियों में उपस्थित क्लोरोफिल तथा सूर्य की प्रकाश की उपस्थिति में ग्लूकोज का निर्माण करता है और जल तथा ऑक्सीजन को क्या कर देता है, मुक्त कर देता है। ठीक, इसको हम स्क्रीनशॉट लेना होगा तो ले लीजिएगा। अब थोड़ा सा मैं आगे चलता हूँ। ठीक, देखिए इसको थोड़ा सा इस प्रकार से हम परिभाषा के जैसा लिख दे रहा हूँ, इस प्रकार से। देखिए प्रकाश संश्लेषण आखिर है क्या, तो देखिए पौधे वायुमंडल से कार्बन डाइऑक्साइड यानी कि CO2 तथा जड़ से जल यानी कि H2O एवं पत्तियों में, किसमें, पत्तियों में उपस्थित क्लोरोफिल यानी कि पर्णहरित, क्लोरोफिल यानी कि पर्णहरित तथा, ध्यान से एकदम समझिएगा और वीडियो को अंत तक बने रहिएगा ताकि आप लोगों को एकदम अच्छी तरह से समझ में आ जाए, तथा सूर्य की प्रकाश की उपस्थिति में ग्लूकोज का निर्माण करता है। किसका, ग्लूकोज का निर्माण करता है। और ग्लूकोज का निर्माण करता है और H2O और क्या करता है, और आपका H2O यानी जल यानी H2O जल तथा ऑक्सीजन और जल तथा ऑक्सीजन O2 जल तथा ऑक्सीजन को क्या कर देता है, मुक्त कर देता है। करता है इस प्रक्रिया को क्या कहेंगे, प्रकाश संश्लेषण। प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। प्रकाश संश्लेषण। ठीक है, प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। अब देखिए फिर से एक बार समझा दे रहा हूं मैं आप लोगों को। देखिए यहाँ पर फिगर पर आप लोग एक बार फिर से ध्यान दीजिए। देखिए परिभाषा के थ्रू मैं समझा रहा हूँ। यहाँ पर पौधे वायुमंडल से कार्बन डाइऑक्साइड यानी कि CO2, वायुमंडल से CO2 तथा जड़ से जल यानी कि H2O, जड़ से जल को ग्रहण कर जड़ से जल को ग्रहण कर, यहाँ पर होगा जड़ को ग्रहण कर एवं पत्तियों में उपस्थित क्लोरोफिल, कि पत्ती जो पेड़ के जो पत्ती होता है उसमें एक वर्णक होता है जिसे हम लोग क्लोरोफिल कहते हैं। उसी वर्णक के कारण, उसी पिगमेंट के कारण पेड़ के पत्ती का रंग हरा होता है। कोई कहेगा कि किसके कारण पेड़ के पत्ती का रंग हरा होता है, तो क्लोरोफिल वर्णक के कारण। तो इसी वर्णक के कारण जो यहाँ पर प्रकाश संश्लेषण में
क्या भूमिका निभा रहा है। ठीक, तो ग्रहण कर एवं पत्तियों में उपस्थित क्लोरोफिल, जो पत्ती है पेड़ के उसमें उपस्थित क्लोरोफिल तथा सूर्य से आने वाले प्रकाश, यानी कि सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में, पत्ती में उपस्थित क्लोरोफिल है और सूर्य की प्रकाश की उपस्थिति में ग्लूकोज का निर्माण करता है और जल तथा ऑक्सीजन को क्या कर देता है, मुक्त कर देता है। इस प्रक्रिया को हम लोग प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया कहते हैं और इसी प्रक्रिया द्वारा पौधा क्या करता है, भोजन बनाता है। भोजन के रूप में क्या, ग्लूकोज, यहाँ पर ग्लूकोज बनाता है और जल और ऑक्सीजन को तो मुक्त ही कर देता है, यानी कि ग्लूकोज उसका बनाया, उसी से वह पोषण करता है यानी भोजन करता है। उसके विभिन्न रूपों से वह मतलब बना बना कर करता है। मैं यहाँ तक अभी बता रहा हूँ आप लोगों को कि ग्लूकोज का निर्माण करता है और जल तथा ऑक्सीजन को मुक्त कर देता है। ठीक, उसका भोजन यानी कि बन गया। आप यहाँ तक आप लोगों को स्क्रीनशॉट लेना होगा तो ले लीजिएगा। देखिए यहाँ पर एकदम ध्यान से देखिएगा, यहाँ पर ध्यान से देखिएगा, स्क्रीनशॉट लेना होगा तो ले लीजिएगा। यहाँ देखिए, यहाँ इसको एक समीकरण द्वारा दर्शाया जाता है शॉर्ट में। आखिर इतना कौन लिखेगा। मान लिया कि कोई पूछ देगा कि जल्दी हमको बताओ कि प्रकाश संश्लेषण किसे कहते हैं, एक शॉर्ट तरीका से हमको बताओ तो प्रकाश संश्लेषण किसे कहते हैं, ताकि हम किसी को वह शॉर्ट दिखाएं तो कहेगा कि नहीं यह प्रकाश संश्लेषण का ही मतलब इस शॉर्ट है, प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया का यह मूल रूप है। तो वह उसे हम क्या कहते हैं, प्रकाश संश्लेषण, जो वहाँ हम समीकरण द्वारा उसको दर्शाते हैं, तो वही शॉर्ट रूप है। देखिए मैं समीकरण द्वारा कैसे दर्शाता हूँ। यह क्या हो गया, लॉन्ग रूप हो गया। यह क्या हो गया, वर्णन उसका हो गया। प्रकाश संश्लेषण का क्या हो गया, वर्णन हो गया। कोई परीक्षा में आ भी सकता है कि प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया को चित्र द्वारा समझाएं। तो जस्ट इसी तरह आप लोगों को फिगर पार के और इस तरह टॉपिक डाल के आप लोगों को एकदम अच्छी तरह से एकदम सटीक लिख देना है। और जो मैं समीकरण दे रहा हूँ इसको तो एकदम अवश्य लिखना है, ताकि सबका मतलब एक तरह से यहाँ पर क्या हो जाए, सारांश निकल जाए। सबका मैं सारांश यहाँ पर लिख दे रहा हूँ, जिसको हम लोग शॉर्ट कहते हैं। शॉर्ट यहाँ पर लिख दे रहा हूँ ताकि आप लोगों को इतना समझने के बाद यह आप लोग प्रकाश संश्लेषण कहीं दिखाई दे समीकरण जो मैं अभी लिखने जा रहा हूँ, तो आप लोग समझ जाइएगा कि जो हम लोग परिभाषा पढ़े थे उसी का यह शॉर्ट रूप है। तो देखिए क्या होता है, फिर से एक बार उसी तरह से परिभाषा को मैं पढ़ कर और यहाँ पर समीकरण बनाता हूँ। पौधे क्या करता है, वायुमंडल से कार्बन डाइऑक्साइड ग्रहण करता है। तो देखिए कार्बन डाइऑक्साइड को CO2 से हम लोग डिनोट करते हैं, लिखते हैं। और तथा जड़ से जल ग्रहण करता है, प्लस क्या करता है H2O को ग्रहण करता है। ठीक, अब देखिए जब यहाँ उपस्थिति की बात आ रही है तो वह आपका इस तरह के समीकरण में जोड़ लिख कर नहीं लिखाएगा। और उपस्थिति यानी कि उसके सहारे हो रहा है। यदि और यही भी बात है कि आप लोगों को मैं 4 जो बताया प्रकाश संश्लेषण में, वह चारों में से यदि कोई अनुपस्थित हो जाए तो वह क्या हो जाएगा, वह प्रकाश संश्लेषण नहीं हो पाएगा। कोई एक भी अनुपस्थित हो जाए तो प्रकाश संश्लेषण फोटोसिंथेसिस नहीं हो पाएगा। इस प्रकाश संश्लेषण के लिए क्या क्या होना चाहिए, तो आपकी जगह कार्बन डाइऑक्साइड होना चाहिए, सूर्य का प्रकाश होना चाहिए और जल भी होना चाहिए। जल जो कि जड़ से जल, और क्या होना चाहिए, पत्ती में क्लोरोफिल होना चाहिए। तब जाके पेड़ में क्या होगा, प्रकाश संश्लेषण होगा, यानी कि वह भोजन बनाएगा। ठीक, तो देखिए तो यह जो है हम लोग पढ़े ना यहाँ पर कि पौधा वायुमंडल से कार्बन डाइऑक्साइड को ग्रहण कर तथा जड़ से जल को ग्रहण कर एवं पत्तियों में उपस्थित क्लोरोफिल तथा सूर्य की प्रकाश की उपस्थिति में, यहाँ उपस्थिति में, तो देखिए उपस्थिति को हम लोग किस प्रकार से लिखते हैं, इस प्रकार से लिखते हैं। देखिए
यहाँ पर इस प्रकार के एरो के निशान दे देते हैं। और उपस्थिति है तो देखिए किसके किसके उपस्थिति में, तो सूर्य के प्रकाश, तो सूर्य के प्रकाश के लिए हम लिखते हैं सनलाइट। या आप लोगों को शॉर्ट में लिखना हो तो इस प्रकार से कर दीजिएगा, सूर्य का फिगर पार दीजिएगा, सनलाइट प्लस यहाँ और क्या है, तो क्लोरोफिल है, क्लोरोफिल क्या है, क्लोरोफिल है। नीचे क्या है, क्लोरोफिल है। आप लोग को दिख रहा है, यदि नहीं दिख रहा है तो मैं इसको ऊपर लिख दे रहा हूँ, इसको मैं ऊपर लिख दे रहा हूँ, यहाँ पर मैं इसको लिख दे रहा हूँ। देखिए प्रकाश संश्लेषण के समीकरण देखिए, पेड़ जो है वह वायुमंडल से कार्बन डाइऑक्साइड प्लस कहाँ से, जड़ से जल और पत्तियों में उपस्थित क्या किसके, क्लोरोफिल, किसके, क्लोरोफिल और सूर्य की प्रकाश की उपस्थिति में, सूर्य के प्रकाश, इसको इस तरह से अभी आप लिख सकते हैं, ठीक, सूर्य के प्रकाश, ठीक, सूर्य का भी निशान यहाँ पर, और सूर्य के प्रकाश लेके कोष्ठ में दे सकते हैं आप। नहीं समझ में आ रहा है तो इसको छोड़ दीजिए। सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में क्या क्या बनाता है, तो C6H12O6, यह किसका फॉर्मूला है, तो यह है कार्बन, यह है किसका, ग्लूकोज का। तो किसका निर्माण करता है, ग्लूकोज का निर्माण करता है, और क्या करता है, तो जल और ऑक्सीजन को क्या कर देता है, मुक्त कर देता है। यह किसका है, मुक्त का निशानी है, यानी कि वह क्या कर देता है, मुक्त कर देता है। देखिए यहाँ पर इस प्रकार से यदि आप लिख देते हैं तो समझ तो जाएगा, लेकिन यहाँ पर कुछ त्रुटि है। त्रुटि क्या है, किसी भी समीकरण को हम लोग जब लिखते हैं तो उसे संतुलित करके ही लिखते हैं। संतुलित मतलब समीकरण को लिखकर संतुलित करना एकदम आवश्यक है, संतुलित एकदम करना ही चाहिए, तभी वह समीकरण क्या एकदम पूर्ण रूप से सही कहलाएगा। मैं इसके बाद मैं केमिस्ट्री भी पढ़ाऊंगा, केमिस्ट्री में आप लोगों को किस तरह से समीकरण बनाया जाता है, संतुलित किया जाता है, मैं सब आप लोगों को अच्छी तरह से सिखाऊंगा। तो देखिए अभी फिलहाल के लिए आप लोग, मैं अगर हम 6 लिखते हैं, देखिए मैं संतुलित कर रहा हूँ, इसके लिए मैं केमिस्ट्री में एकदम विस्तार पूर्वक समझाऊंगा। यहाँ पर समीकरण लिखा है इसलिए मैं संतुलित कर देता हूँ। यहाँ पर हो जाएगा आपका 12, ध्यान में रखिएगा इसको, फिर आप लोग सीखिएगा जब संतुलित करने के लिए, तब आपको समझ में आएगा कि आखिर यह, तब आपको समझ में आ जाएगा कि आखिर यह क्यों 6 और 12 लिखाया। और यहाँ पर आपका होता है, यहाँ पर भी आपका 6 होता है और यहाँ पर भी 6 होता है। देखिए थोड़ा सा मैं समझा देता हूँ, देखिए यहाँ पर संतुलित, देखिए संतुलित यानी कि एक तरह से आप लोग बोल सकते हैं मेंटेन, यानी कि एकदम पलरा बराबर है, तराजू का जो पलरा होता है उसी तरह से यहाँ है, एकदम बराबर है, ठीक, क्या है, बराबर है, सेटिस्फाइड, संतुलित, एकदम संतुष्ट है दोनों ओर। देखिए यहाँ पर 6 कार्बन है, देखिए 6 कार्बन है, तो देखिए इसमें देखिए 6 कार्बन है या नहीं, 6 कार्बन है, ठीक, 6 और यहाँ पर इंटू में 2 है, यानी 6 दूना 12 ऑक्सीजन है, और यहाँ पर फिर 12 ऑक्सीजन है, यह इंटू में ऑक्सीजन का है, पूरा जल का है तो ऑक्सीजन का भी हुआ, तो 12 यहाँ ऑक्सीजन और 12 यहाँ ऑक्सीजन, कितना हो गया, 24 हो गया। तो यहाँ पर देखिए 24 है कि नहीं, यहाँ पर देखिए 6 है, यहाँ पर 6 है, 12 और 6 दूना 12, यानी कि 12 और 12 24, यहाँ पर भी ऑक्सीजन है, यानी कि कार्बन संतुलित है और ऑक्सीजन भी दोनों ओर संतुलित है। अब देखिए हाइड्रोजन की बारी आती है। हाइड्रोजन देखिए यहाँ पर कितना हो गया, 12 दूना 24, यहाँ पर 2 इंटू में है और 12 भी इंटू में है, तो 12 दूना 24, 2 है यहाँ, ठीक। और देखिए यहाँ पर हो गया आपका इस पक्ष में क्या हो गया, 12 और यहाँ पर 6 दूना 12, हाँ, तो 12 12 यहाँ 24 और 12 दूना यहाँ 24, तो देखिए यह क्या हो गया, समीकरण आपका हो गया संतुलित। देखिए संतुलित हो गया, इसको मैं केमिस्ट्री में एकदम विस्तार पूर्वक समझाऊंगा और संतुलित करने के लिए सिखाऊंगा। तो यह जो है प्रकाश संश्लेषण के लिए समीकरण है। यह भी प्रश्न पूछ सकता है कि प्रकाश संश्लेषण के
उनके समीकरण द्वारा विस्तार पूर्वक चित्र के माध्यम से समझाएं। और बढ़ा दें कि उनके समीकरण द्वारा विस्तार पूर्वक चित्र के माध्यम से समझाएं। यह भी पूछ सकता है, या यह भी पूछ सकता है कि प्रकाश संश्लेषण के समीकरण को समझाएं। तो यही परिभाषा लिखा जाएगा, प्रकाश संश्लेषण के समीकरण में यही परिभाषा लिखा जाएगा। यदि आपको मतलब समय है, आपको लगता है कि नहीं इसको मैं चित्र द्वारा और थोड़ा सा और सटीक कर दूं, तो यहाँ पर आप लोग छोटा में चित्र भी दे सकते हैं। यदि यह कह दे कि यह मतलब समीकरण द्वारा प्रकाश संश्लेषण की यह समीकरण द्वारा समझाएं कि प्रकाश संश्लेषण आखिर है क्या इस समीकरण द्वारा। और ऑब्जेक्टिव में भी यह आ सकता है कि इसमें से कौन प्रकाश संश्लेषण के मतलब घटना को प्रदर्शित करता है, प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया को प्रदर्शित करता है, तो यह समीकरण आ सकता है। तो यानी कि प्रकाश संश्लेषण जो आपका है यह एकदम महत्वपूर्ण टॉपिक है, एकदम महत्वपूर्ण टॉपिक है। उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को इतना आज के इस वीडियो में सब कुछ एकदम अच्छी तरह से एकदम सटीक आप लोगों को एकदम बहुत अच्छी तरीक़ा से समझ में आ गया होगा। इसके लिए आप लोग दोस्तों में शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। और मैं यह उम्मीद करता हूँ कि आप लोग मतलब इस तरह के जो मैं आप पढ़ाया तो आप लोगों को एकदम यदि परीक्षा में उस तरह के टॉपिक आ जाए, प्रश्न आ जाए, तो आप लोग एकदम उसका उत्तर एकदम सटीक तरीक़ा से दे दीजिएगा, मैं यह उम्मीद करता हूँ। और आप लोगों को इस क्लास में बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए मैं पोषण में मैंने देखिए यहाँ पर पौधों में पोषण है, तो पोषण के लिए मैं 3 लेक्चर बनाया, पहला लेक्चर, दूसरा लेक्चर और तीसरा लेक्चर। तो तीसरा लेक्चर मैं आज समाप्त किया हूँ। और इसमें पहला लेक्चर में मैं अमीबा में और पैरामीशिया में पोषण को बताया था। दूसरा लेक्चर में मैं उसको मानव में पोषण को एकदम विस्तार पूर्वक चित्र के माध्यम से समझाया था, और अमीबा में भी चित्र के माध्यम से समझाया था। और इसमें यानी कि पौधों में पोषण यानी स्वपोषी में पोषण को भी मैं एकदम फिगर के माध्यम से डिटेल से सटीक आप लोगों को समझाया हूँ। उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को यह वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी। और इसके लिए आप लोग स्क्रीनशॉट लेना होगा तो लीजिएगा। यह प्रकाश संश्लेषण का क्या है, समीकरण है, एकदम महत्वपूर्ण है, जिसको हमने घेर दिया है। ठीक है, आप लोग को यह वीडियो में बहुत 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 धन्यवाद देना चाहता हूं। मैं आप लोगों को वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं। आप लोग सबसे पहले लाइक, सब्सक्राइब कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और दोस्तों में शेयर करना नहीं भूलिए। दोस्तों में क्या कीजिए, शेयर कीजिए। चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और दोस्तों में शेयर कीजिए। और मैं आप लोगों को अंत तक बने रहने के लिए बहुत 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 धन्यवाद देना चाहता हूँ। अब अगली वीडियो में मैं बायोलॉजी में और अगला चैप्टर जो आपका है उसको मैं एकदम इसी तरह से इसी चैप्टर के जैसा, यानी कि जो मैं जीव में पोषण बताया, जो जैव प्रक्रम का एक हिस्सा है, उसी तरह से मैं एकदम अच्छी तरह से सटीक समझाऊंगा। और उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को यह वीडियो एकदम बहुत अच्छी लगी होगी, बहुत सटीक समझ में आया होगा। इसमें से यह वीडियो में जो मैं पढ़ाया उससे यदि किसी तरह का प्रश्न यदि आप लोगों से पूछा जाए तो आप लोग उसका एकदम सटीक जवाब दे दीजिएगा, मैं उम्मीद ऐसा करता हूँ। और आप लोगों को इस वीडियो में बहुत बहुत धन्यवाद।